Good morning, students. So we are just carry on this chapter number 3, machines, and today we are going to discuss about part 2 of that chapter. So in last part we have studied about the mechanical advantage. आपको पता है मशीन कैसे काम करता है, मैंने समझाया था. फोर्स मल्टीप्लायर, वेलोसिटी मल्टीप्लायर, चेंज इन डायरेक्शन. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी दो टर्मिनोलॉजी और है. एक होता है वेलोसिटी रेशियो एंड दूसरा होता है एफिशिएंसी. तो आज हम वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलो सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की. वेलोसिटी रेशियो को शॉर्ट में वीआर कहा जाता है. क्या कहा जाता है बच्चों? वीआर. वेलोसिटी रेशियो होता क्या है? तो वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ effort arm to the velocity of load arm. देखो बच्चों, यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज से उल्टा है. यहाँ हमारे वहां भी फॉर्मूला क्या था मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था लोड अपॉन एफर्ट. पर यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो में वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड है. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है? ये याद रखना साथ साथ में. ओके, अब ये वेलोसिटी ऑफ एफर्ट आर्म, वेलोसिटी ऑफ लोड आर्म, ये होता क्या है सर? ये तो समझ में नहीं आया. वेलोसिटी कहाँ से आ गई मशीन में? समझाता हूँ. देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रॉड है, यहाँ पे एक लोड रखा है. ओके, और इस लोड को आपको यहाँ पे मैंने फलक्रम रखा, इसको उठाना है. तब देखो, यहां से आप लगा रहे हो एफर्ट. तो यहां से एफर्ट लगाने से इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डी जितना हुआ, समझो. मैं आपको वेलोसिटी पर ले जाऊंगा और यहां से ये थोड़ा सा ऊपर आएगा क्योंकि फलक्रम यहाँ पे नजदीक है. ये डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, यहाँ पे कम कवर होगा. तो ये लोड है, तो लोड का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम होगा. अब ये पूरी एक्टिविटी हुई है कॉमन टाइम में. मतलब इसके जितने टाइम में मैंने इसको यहां पर लाया उतने ही टाइम में ये यहां से इधर गया. मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय टाइम. अब आप देखो, टाइम कॉमन है, टाइम कांस्टेंट है दोनों केस में. मतलब वेलोसिटी जिसका ज्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा. और आप ऐसे ही बोल सकते हो, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा. समझ में आ रहा है बच्चों? तो मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा हुआ, इसका वेलोसिटी क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? लोड का कम है. अब फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेता हूं. मैंने मिडल में रखा है फलक्रम. सीसो की बात करते हैं. यहां से मैंने एफर्ट लगाया, यहां से ऐसे नीचे की डायरेक्शन में ऐसे, और उतना ही यहां पे ऊपर होगा क्योंकि देखो डिस्टेंस सेम है. मतलब ये जितना नीचे आएगा उतना ही ये भी ऊपर आएगा क्योंकि फलक्रम मिडल में है. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, सॉरी, यहां पे आएगा एफर्ट, यहां पे आएगा लोड. ओके, ये दोनों सेम है, मतलब दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा. इस केस में अगर मैं फलक्रम को लोड के नजदीक ले आऊं ऐसे, तो अब क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा और इसका क्या होगा? ज्यादा होगा. तो यहां पे आपका जो फिनोमिना है वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. और ये डिस्प्लेसमेंट कॉमन टाइम में होता है, इसलिए उसका वेलोसिटी भी क्या है? कॉमन है. और कॉमन मतलब टाइम सेम है, मतलब वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम तो वेलोसिटी कम. तो बच्चों समझ में आया वेलोसिटी कैसे इन्वॉल्व हुई इसके अंदर? अब मैं आपको समझाता हूं ये फॉर्मूला. हमें जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ही चाहिए. वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? जैसे मैंने बताया अभी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम. टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल. बचेगा क्या? डी बाई डी एल. मतलब वेलोसिटी रेशियो कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला होगा. समझ में आया बच्चों? तो वी आर कैन बी डिफाइंड एज डीई बाई डी एल.
और हम लोग थ्रू आउट यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो अच्छा, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है समझ में आया? कुछ डाउट है यहाँ पर? कुछ डाउट होना भी नीचे, बहुत सिंपल है। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो, जैसे मैंने आपको मैकेनिकल एडवांटेज में 3 टाइप के वर्क समझाए थे, फोर्स मल्टीप्लायर, वेलोसिटी रेशियो एंड चेंज इन डायरेक्शन। सेम चीज हम यहां पर भी पढ़ेंगे, पर किसके टर्म में? वेलोसिटी रेशियो के टर्म में। ये कैसे होगा सर? समझते हैं। देखो, अब आपके पास वेलोसिटी रेशियो है, उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है? अब यहां पर भी ये जो वेलोसिटी रेशियो है उसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर अपॉन मीटर, नो यूनिट, जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो वेलोसिटी रेशियो भी एक क्या होगा? सिर्फ नंबर होगा। ये भी क्या होगा? एक सिर्फ नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे हमने मैकेनिकल एडवांटेज में मैंने आपको समझाया था, न्यूटन बाय न्यूटन कट होकर के नो यूनिट, यहां पर भी मीटर बाय मीटर कट होकर नो यूनिट। आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा वो एक सिंगल नंबर होगा, और नंबर सिर्फ 3 तरीके के होते हैं, या तो 1 होगा, या तो लेस देन 1 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हमारे पास फिर से 3 पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले हो सकता है वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1, दूसरा हो सकता है वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, एंड तीसरा हो सकता है वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 1। अब ये कैसे होगा ये भी समझ लेते हैं। वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 कब होगा बच्चों? तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट विल बी ग्रेटर देन लोड, बट ऑब्वियस न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन 1 के लिए, और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए जो छोटा है। ऐसा आया तो ये लेस देन 1 होगा। ओके? अब वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 कब होगा? जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। बड़ी छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड कर दो तो लेस देन 1 आता है। तो डी लेस देन डी, मतलब आपका डिनोमिनेटर होगा लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड वो ज्यादा होगा, और वी आर इक्वल्स टू 1 कब होगा बच्चों? ये तो सबसे आसान है, डी इज इक्वल्स टू वी एन। ओके, अब ये सारे केस मैं आपको लीवर वाले केस से समझा देता हूं। देखो, तो इससे आपको एक कॉमन चीज पता चलेगी। अगर सपोज आपका फल्क्रम लोड के नजदीक है तो लोड का डिस्टेंस कम हो, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। फल्क्रम जिसके नजदीक है उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कम, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यहां पे समझते हैं। चलो, अब किसको कम करना है? एफर्ट को। तो फल्क्रम को कहां खिसका दो? नियर द एफर्ट। यहां पे लोड, यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा होगा। यहां से ये ज्यादा उठेगा ना, यहां से ये इंक्लिनेशन ज्यादा हो सकता है, यहां तक जा सकता है ये इंक्लाइंट होकर के। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर सकता है, पर ये सिर्फ इतना ही कर सकता है, यहां तुरंत हॉरिजॉन्टल को छू लेगा वो। समझ में आया बच्चों? और अगर दोनों का इक्वल रखना है तो फल्क्रम कहां रखो? बीचों बीच रखो। समझ में आया बच्चों? यहां पे दोनों इक्वल होगा। क्लियरली समझ में आ गया बच्चों ये तीनों केस? अब यहां पर कौन सा चीज फोर्स मल्टीप्लायर होगा, कौन सा वेलोसिटी मल्टीप्लायर होगा, और कौन सा चेंज इन डायरेक्शन होगा? चेंज इन डायरेक्शन आपको समझ में आ गया सीधा। ये देखो, ये चेंज इन डायरेक्शन करता है, जितना यहां से ऊपर उठा जितना यहां से नीचे उठा, दोनों साइड इक्वल है, तो चेंज इन डायरेक्शन तो समझ में आ गया। चलो, ये करेगा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, ये इतना समझ में आ गया सबको? अब यहां पे देखो बच्चों, ये केस कैसा है? फोर्स मल्टीप्लायर वाला। याद करो, मैंने भी जब आपको कोई हैवी चीज उठाने के लिए बोला था तो मैंने फल्क्रम को नजदीक रखा था लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था तब, मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म में। तो यहां पर भी ये जो होगा, ये whenever VR is greater than 1, वहां पर भी सेम था, MA greater than 1 फोर्स मल्टीप्लायर, यहां पर भी VR greater than 1, ये भी होगा फोर्स मल्टीप्लायर।
मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल के साथ, डोंट वरी। यहां पे रियर लेस देन 1, ये होगा वेलोसिटी मल्टीप्लायर। ये होगा वेलोसिटी मल्टीप्लायर। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक कुछ डाउट है? वी आर ग्रेटर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर, वी आर लेस देन 1 वेलोसिटी मल्टीप्लायर, वी आर इक्वल्स टू 1 चेंज इन डायरेक्शन। जैसा एमए में था वैसा ही है। एक टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी ना तो बाकी सब समझ में आएगी। ओके, तो ये था हमारा वेलोसिटी रेशियो के बारे में। अब इसके आगे मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज है, कोई भी एक लेते हैं हम लोग, ये वाला पहले वाला केस लेते हैं। यहां पे लोड है, यहां पे मैं एफर्ट लगा रहा हूं। अब सपोज बाय अप्लाइंग, अब यहां पे सी व्हेन यू आर डीलिंग विद द वेलोसिटी रेशियो, द अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड अमाउंट ऑफ लोड विल बी नॉट गिवन। यहां कहीं पर भी आपको लोड और एफर्ट पता नहीं होगा, यहां पे सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा। तो मतलब एमए अलग तरीके से यूज होता है, वीआर अलग तरीके से यूज करते हैं। कैसे? मतलब जब आपको एफर्ट और लोड का वैल्यू न दिया गया हो, सिर्फ आपको दिया गया हो डिस्प्लेसमेंट की, मतलब आपके एफर्ट ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, आपके लोड ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये मशीन कौन सा है समझाता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक लोड है, बराबर। अब यहां पे मैंने इसको लोड के नजदीक रखा है, तो बट ऑब्वियस ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। डिस्प्लेसमेंट और एफर्ट समझ लो कि ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। 10 मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेंटीमीटर रख दो, ठीक है, या 50 सेंटीमीटर रख दो। 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उस टाइम पे ये जो ऊपर गया, ओके, उसका डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो है वो 50 सेंटीमीटर है। मतलब आपने 50 सेंटीमीटर तक नीचे गए, तब जो लोड था वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर ऊपर आया, इतना साइड, दैट्स ऑल। तो इस केस में वेलोसिटी रेशियो कितना होगा? चलो फाइंड करते हैं। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है? 50 by 10, 0 आंसर इज 5। 5 इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये कैसा है? फोर्स मल्टीप्लायर है। मतलब आपका जो भी फोर्स होगा वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी, मुझे पता नहीं है कितना लगाया, पर जो भी आपने लगाया होगा वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है आपका वेलोसिटी रेशियो। समझ में आया बच्चों? योर वेलोसिटी रेशियो इज 5 ग्रेटर देन 1, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। दूसरा एग्जांपल करते हैं। इसको मैं यहां से उठा रहा हूं, यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होगा, सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, ओके, और यहां से ये ऊपर उठा, सपोज ये जो है लोड वो 40 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 40 सेंटीमीटर। मतलब ये थोड़ा, इसने कम किया पर ये ज्यादा हो गया, मतलब फास्ट हुआ। आपका जो रेजिंग वाला जो काम था वो उतने टाइम में यहां पे देखो कम हो रहा था, सिर्फ 10 सेंटीमीटर ऊपर आया, पर यहां पे 40 सेंटीमीटर ऊपर आ गया थोड़ा सा एफर्ट लगाने से। ओके, तो यहां पे वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? 10 by 40 कैंसल। 1/4 मतलब आपका जो भी टाइम लगना चाहिए उसका 1/4 टाइम ही लगेगा, मतलब उतना स्पीड आपका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? टाइम रिड्यूस होना मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होना, मतलब आपका जो भी काम था वो आपका सपोज 40 मिनट्स में हो रहा था, वो भी 10 मिनट में हो जाएगा। 1/4 टाइम में आपका काम हो जाएगा। 40 मिनट मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितने मिनट में? सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। समझ में आया? 40/4 10। समझ में आया बच्चों? तो ये लेस देन 1 है, मतलब ये कैसा है? वेलोसिटी मल्टीप्लायर। यहां पे एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। सिलाई मशीन वाला एग्जांपल याद करो बच्चों, आप ज्यादा लगाते थे। अब आप जब एक बार में आपका जो डिस्प्लेसमेंट था, आप ऐसे करके ऐसे करते हो पैर से एक टाइम, उतने टाइम में जो नीडल है वो बहुत बार पिंच कर चुकी होती है, मेनी टाइम्स। समझ में आ रहा है बच्चों? मेनी टाइम्स उसने पिंच कर दिया होता है एक ऐसे करके ऐसे करने में।
तो वो जो है आपने एफर्ट ज्यादा लगाया, नो डाउट, ओके, बट पिंचिंग क्या हुआ, मोर टाइम्स, मतलब वेलोसिटी आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो यहां पर भी सेम चीज है। तो यहां पर वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट होल के कॉम्प्लेक्स मशीन है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा वेलोसिटी रेशियो का। वेलोसिटी रेशियो में हम सीजर लेते हैं, क्लोथ कटिंग सीजर। क्लोथ कटिंग सीजर में आपने देखा होगा उसके आगे का जो नीव होता है, ऐसा पीछे का हैंडल होता है वो छोटा होता है, आगे वाला जो हैंडल होता है वो बड़ा होता है, पता है ना बच्चों। अब देखो आप यहां से पीछे से थोड़ा सा ही करते हो, इतना सा ही डिस्प्लेसमेंट, पर आगे जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इतना ज्यादा काट लेती है। थोड़ा सा ही करोगे तो इसका जो कटिंग होता है वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उससे कहीं ज्यादा होता है, क्लोथ को ज्यादा कट करता है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये जो है ये मशीन वो वेलोसिटी मल्टीप्लायर है, आपका जो कटिंग करने का जो स्पीड है वो बढ़ाता है। क्लोथ कटिंग कर, क्लोथ इतना हैवी नहीं होता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा, पर यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा लोड का। मतलब कौन सा, ये वाला केस आ गया, लोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड विल बी मोर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट विल बी लेस। दूसरा गार्डनर सीजर, उसका एग्जांपल लेते हैं। गार्डनर सीजर कैसी होती है, यहां पे पीछे ये लंबा होता है, यहां पे आगे लंबा होता है, यहां पे पीछे लंबा होता है। ये जो पार्ट है यहां पे आप डालियां ये सब काटने के लिए यूज करता है, वो पता है ना, ऐसे ऐसे कट करता है ये। अब यहां पे क्या है, यहां पे आपको काम फटाफट नहीं करना है, डाली और ये सब पेड़ की जो टहनी होती है वो सारी बहुत हैवी होती है, हार्ड होती है, तो उसको कट करना है हमें, तो यहाँ पे हमें फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला केस आएगा, यहाँ पे आपका एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे करते करते तब ये इतना सा मूव करेगा। ये देखो ये क्या है, इतना ज्यादा कट करोगे तब आगे से इतना सा ही कट करेगा, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो है वो क्या है, कम है, सॉरी, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, सॉरी ये लोड है, यहाँ पे लोड आएगा ना डाली वाली। अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है, कम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या है, ज्यादा है। तो ये जो मशीन है गार्डनर सीजर वो कैसा है, फोर्स मल्टीप्लायर। देखो बच्चों दोनों ही सीजर है, पर दोनों सीजर का टाइप ऑफ वर्क अलग अलग है। ये आपका कैसा है, फोर्स मल्टीप्लायर, और ये आपका है वेलोसिटी मल्टीप्लायर। तो बच्चों समझ में आया, इन सारी चीजों को हम और डेप्थ में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। पर ये वेलोसिटी रेशियो के टर्म में आपको समझ में आ गया। और सबसे बेस्ट एग्जांपल चेंज इन डायरेक्शन का सीसो, सीसो इज द बेस्ट एग्जांपल, जितना ये नीचे गया उतना ही ऊपर आया, खत्म। ओके, तो वो सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन करता है। समझ में आ गया बच्चों, तो प्लीज नोट इट डाउन, लिख लीजिए इसको। प्लीज लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है। ये क्लोथ सीजर है, और ये गार्डनर सीजर है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। अब हमारे पास जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो है एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब आपका जो मशीन है वो कैसे वर्क करेगा, उसका एफिशिएंसी कितना है, 100% है, मतलब जितना आप दोगे उतना सारा सब कुछ आपको वापस देगा कि नहीं देगा, उसे चेक करता है। एफिशिएंसी को ईटा सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। दिस इज ईटा, इसका नाम क्या है, ईटा। एन होता है ना, उसकी एक टंग लंबी कर दो बस, सिंपल, उसे ईटा कहते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन by
वर्क डन बाय लोड टू द वर्क डन बाय एफर्ट। अब मैं आपको ये तो चलो डेफिनेशन जो है वो किताबी डेफिनेशन है, मैं आपको सिंपल तरीके से एफिशिएंसी समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपका 50 मार्क्स का एग्जाम लिया। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। और आप उसमें से 45 मार्क्स लेकर आए। 50 मार्क्स का पेपर है, 45 मार्क्स ऑब्टेन है। तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं लिखूंगा कैसे? ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा? गलत। कैसे लिखूंगा मैं? 45 आउट ऑफ 50। तो यहां पे ये मेरा लिखने का तरीका है। ये सिर्फ एफिशिएंसी है आपकी। मतलब मैंने 50 मार्क्स का एग्जाम लिया, उसमें 45 आया, तो मतलब जो मैंने दिया वो कहां आया? नीचे 50 स्टैंडर्ड। हम ये बोल सकते हैं ये स्टैंडर्ड है। और ये जो आपने ऑब्टेन किया, आपका आउटपुट है, वो कहां पर आया? ऊपर आया। तो हमेशा आप ऐसे ही बोल सकते हो, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। आप ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क आउट, आपको जो मिला और नीचे आपने जो दिया, आप जो देते हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, और आपको जो मिलता है वो हमेशा ऊपर। देखो मैंने 50 मार्क्स का एग्जाम दिया, वो नीचे लिखा, 45 आपने ऑब्टेन किया ऊपर। अब समझो कि आपके 50 में से 50 आए होते तो एफिशिएंसी कितनी? आंसर कितना आया? 1। आप क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 100%। पूरे के पूरे मार्क्स आ गए। 25 में से 25 आए, 100%। तो वो आपका एफिशिएंसी है। सपोज 50 में से 25 मार्क्स आए, 25 मार्क्स कितना आया? 1/2 इंटू 100 कितना आया? 50%। आधा है। तो इस तरह से एफिशिएंसी मेजर होती है। कोई भी, नॉट इन दिस केस, for any case, if you need to determine the efficiency of a person or a machine or anything, the format is this only. In denominator you will write input and in numerator you will write output. अब देखो हमारे मशीन के टर्म में इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है वो समझते हैं। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लोड है और ये मेरे पास यहां से एफर्ट लगा रहा हूं मैं, और ये मेरे पास लोड है। अब मुझे इस लोड को उठाना है। ओके, तो उसके लिए मैं जो इनपुट दे रहा हूं, इनपुट वो क्या है? इनपुट एफर्ट है मेरा इनपुट। आई अप्लाइंग एफर्ट, ये मेरा इनपुट है। तो इनपुट कहां आएगा? और जो मैंने रेस किया, जो मुझे मिला वो यहां पे मिलेगा। मतलब लोड को मैंने कितना उठाया, वो क्या है? मेरा आउटपुट। वो कहां आएगा? ऊपर। तो आप जो दे रहे हो, क्या दे रहे हो? एफर्ट दे रहे हो, दैट इज योर इनपुट। आपको जो मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? लोड से मिल रहा है। वो क्या है? आपका आउटपुट। समझ में आ गया बच्चों? इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, वर्क डन बाय लोड बाय वर्क डन बाय एफर्ट। क्योंकि लोड आपका क्या है? वो आउटपुट है। क्या आपने उठाया, कितना उठाया, और आपने एफर्ट जो आपने लगाया। ओके, अब यहां पे एक चीज और पढ़ लेते हैं। चलो, अब यहां पे मैं आपको ये समझाता हूं, व्हाट इज वर्क डन बाय लोड। ये कितना होगा? वर्क डन बाय लोड कितना होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है भाई? W इज इक्वल टू एफ डी। काम करोगे तो एफ डी होगी ना भाई। WL इज इक्वल टू लोड, आपका F इंटू डी। F इंटू डी, इसमें जो F है वो क्या है? आपका फोर्स कौन लगा रहा है? लोड ही तो आपका फोर्स है जो हमें ओवरकम करना है। तो ये हो जाएगा लोड, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। लोड ने जो भी डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब ये वाले केस के अंदर अगर ये मेरा लोड है, ये मेरा लोड है और उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये मेरा क्या होगा? WL होगा। सिमिलरली वर्क डन बाय एफर्ट कैसे लिखा जाएगा बच्चों? कि यहां पे मैंने एफर्ट लगाया, एफर्ट मतलब फोर्स ही है मेरा, तो ये मेरा एफर्ट हो गया। और इस एफर्ट से कितना डिस्प्लेसमेंट मिला मुझे? DE जितना, तो मल्टीप्लाई बाय DE, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, एफर्ट इनटू, तो ये मेरा हो गया वर्क डन इनटू एफर्ट, ये हो गया वर्क डन इनटू लोड। आ गया बच्चों समझ में?
अब ये दोनों चीज मैं ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दूंगा। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय लोड टू द वर्क डन बाय एफर्ट। वर्क डन बाय लोड कितना है? L इंटू डी एल, और ये है E इंटू डी। अब बच्चों देखो, मैं यहां पर आपका एफिशिएंसी MA एंड VR, मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो जो अभी हमने पढ़ा उसके बीच का रिलेशन डिराइव करने जा रहा हूं। तो देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू DL बाई DE, सॉरी WL बाई WE, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे लिख दो MA, बचा क्या? DL बाई DE। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। पर यहां पे क्या है? DL बाई DE है, इसका उल्टा है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? MA बाई VR, उल्टा लिखूंगा ना इसकी जगह, क्योंकि ये होता है 1 बाई VR होता है। समझ में आया बच्चों? तो यहां पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला हुआ, एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ MA एंड VR, MA upon VR. So efficiency can be defined as MA by VR also. So this is the efficiency and this is the relation between efficiency, MA and VR. समझ में आया बच्चों? कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखकर भेज देना। जैसे कुछ डाउट है ही नहीं, आप समझ ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। सिंपली हमने क्या किया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, आउटपुट और इनपुट के टर्म में। आउटपुट क्या है? जो लोड से मिलता है। इनपुट क्या है? जो आपने एफर्ट लगाया। तो इसका रेशियो ले लिया हम लोगों ने। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दोनों का रेशियो ले लिया। फिर MA और VR के जो फॉर्मूला थे उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंपल तरीका है। स्टेप याद रखो बच्चों, स्टेप याद रखोगे तो आपको डेरिवेशन रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इजीली आ जाएगा। प्लीज कंप्लीट दिस। लिख लिया बच्चों? अब ये जो एफिशिएंसी है, ये जो हमने एफिशिएंसी पढ़ा अभी, उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी वो समझते हैं। देखो एफिशिएंसी जो है वो आपका वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट है, जो मैंने अभी पढ़ा। एफिशिएंसी का वैल्यू सिर्फ दो वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ दो वैल्यू। एक तो एफिशिएंसी लेस देन 1, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1। आप बोलोगे सर ग्रेटर देन 1 क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे भाई, अगर मैं तुझे 50 मार्क का पेपर देता हूं तो तू 51 ला सकता है। अगर मैं आपको 50 मार्क्स का पेपर दूं तो आपका 51 मार्क्स ला सकते हो, 52 ला सकते हो। मैक्सिमम मार्क कैन बी ऑब्टेन इज 50। अगर आप 50 मार्क का एग्जाम है तो आप 50 मार्क का ही ला सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा 0.5 भी ला सकते नहीं हो। सो इन दैट केस योर मैक्सिमम the value of the ratio is 1 only. The maximum value of the ratio is what? 1 only. It cannot be 1.1 also. तो ये कभी ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता। हाँ, पर आप उससे कम मार्क लाने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। 40 ला सकते हो, 30 ला सकते हो। इन सारे केसेस में आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा ही होगा, और इसलिए आपका जो वैल्यू है वो हमेशा 4/5, 3/5, दैट मीन्स जो वैल्यू है उससे कम ही आएगा। ये कितना आएगा? अगर मैं इसको करना चाहूं तो कैसे करूंगा? 0.8 देख लीजिए आप, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 8, 5 2 10, 8/10 0.8 सीधा आ जाएगा। 3 इसको भी करें 0.6 कर दीजिए, ये 1 से कम ही आएगा। मतलब ईटा का वैल्यू दो ही पॉसिबल है, लेस देन 1, ईटा ग्रेटर देन 1 पॉसिबल ही नहीं है। ईटा ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया बच्चों? अब यहां पर
इन दोनों वैल्यू से पता क्या चलता है? ओके, तो ईटा इज लेस देन 1 है, मतलब आपने जो दिया उससे आपको कम मिल रहा है, मतलब आपका जो आपने जो एफर्ट लगाया वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन में, एयर रेजिस्टेंस में, या किसी भी जगह हीट एनर्जी के तौर पे, साउंड एनर्जी के तौर पे कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। मतलब आपको जितना दिया आपको पूरा पूरा मिला नहीं, कहीं ना कुछ वेस्ट गया है। हमारे जो रियल मशीन्स होते हैं, एक्चुअल मशीन्स जो होते हैं वो ऐसे होती हैं, उनकी एफिशिएंसी कभी 1 नहीं होती। मतलब हर एक पार्ट का अगर आपने कंबाइन किया है तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से या तो आवाज़ आती है या तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, तो थोड़ा बहुत भी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट होता है ही। ओके, कभी भी ऐसा कोई भी मशीन नहीं है कि जहाँ पर फ्रिक्शन जीरो हो। जीरो फ्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल, फ्रिक्शन तो होगा ही, एयर फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन फोर्स होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो वो रिस्ट्रिक्शन फोर्स की वजह से आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं मिल पाएगी, मतलब लेस देन 1 मिलेगी। अगर लेस देन 1 मिलती है तो इस साइड जहां पे एफिशिएंसी आपकी लेस देन 1 है, ऐसे मशीन्स को रियल मशीन कहते हैं और एक्चुअल मशीन। इसको रियल मशीन और एक्चुअल मशीन्स कहते हैं। और ये है 50 में से 50 लाने वाले बच्चे बहुत रेयर होते हैं, वो आइडियल केस है। मतलब एफिशिएंसी अगर इटा इज इक्वल टू 1 जो पॉसिबल ही नहीं है, पर अगर हम हमारे जो कैलकुलेशंस है उसमें अगर हम फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर दें, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें, तो अगर हम जो नेगलेक्ट ही करना चाहते हैं छोटी छोटी एरर्स, तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 कभी कभार हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए उसको कहते हैं आइडियल मशीन। आइडियल मशीन जिसका एफिशिएंसी 1 है, मतलब 100%, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 100%, और यहां पे एफिशिएंसी इक्वल्स टू लेस देन 100%। ये रियल और एक्चुअल मशीन है, ये आइडियल मशीन है। आइडियल मशीन में हम लोग रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, फ्रिक्शन, हीट एनर्जी जनरेटेड, साउंड एनर्जी, सब नेगलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे सारी चीजें कंसीडर की जाती है, इसलिए एफिशिएंसी कभी भी 100% या इक्वल टू 1 हमें मिलती नहीं है। तो ये था बच्चों एफिशिएंसी के बारे में और वीआर के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो 3 टर्मिनोलॉजी थी मशीन्स की, एमए, वीआर एंड एफिशिएंसी, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और इसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम है लीवर। लीवर एक मशीन है, एक सिंपल सा रॉड, और उसके भी अलग अलग टाइप है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, वी विल एंजॉय लॉट। बस इस पार्ट में इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में लीवर, उसका प्रिंसिपल और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें बहुत मजे करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, इसको कंप्लीट कर लेना। कुछ भी डाउट है तो मुझे लिख कर जरूर भेजना। थैंक यू सो मच बच्चों।